काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी कि कैथरीन जब अपने आंकड़ों को ब्रह्मानंद के सामने प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो विधवा के आंकड़े हो, चाहे वो साधु सन्यासियों के आंकड़े हो, चाहे वो साणों के आंकड़े हो, उनको विस्तार के साथ वो ब्रह्मानंद के सामने रखते हुए कुछ सवाल करती हैं, जैसे कि विधवाएं कुछ तो ऐसी थी जो विधवा लग नहीं रही थी, और कुछ साधु सन्यासी भी दो तरह के उन्हें दिखाई दिए। पहले तो वो जो भिखमंगों की तरह रहते हैं, और दूसरे वो जो लग्जरी इंजॉय करते हैं, और लोग भी जो है उन्हीं के चेले चमाटे होना पसंद करते हैं जो लग्जरी इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में साधु सन्यासी कौन होंगे? उनकी बात का जवाब जब ब्रह्मानंद देते हैं, तब बीच में शिव प्रसाद भी कूद पड़ते हैं चर्चा में। लेकिन डॉक्टर गया सिंह का जो रवैया होता है वो बेहद आक्रामक होता है इन आंकड़ों को सुनने के बाद। लेकिन किसी भी तरीके से कैथरीन जो है वो ना तो दुखी होती है और ना ही गुस्से में आती है। वे अपनी बात कहती हैं, कुछ सवाल करती हैं और वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ब्रह्मानंद जो है वो डॉक्टर गया सिंह की क्लास लगाते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया, एक महिला के उपस्थिति में गलत बातें बोली हैं, जिस पर सब लोग मिलकर गया सिंह की क्लास लगाते हैं। लेकिन गया सिंह तब उखड़ जाते हैं जब वे देखते हैं कि दीनबंधु तिवारी भी अन्य लोगों के बीच में शामिल हो गए हैं और उनकी क्लास लगा रहे हैं। उसके बाद तो भंग में रंगी उनकी आंखें देखकर और भाषण देने की उनकी मुद्रा देखकर पप्पू चाय वाले की दुकान में जितने भी लोग होते हैं उनकी समझ में आ जाता है कि अब खिसक लेने में ही भलाई है। और गया सिंह वहां पर अपनी ही रो में बहते हुए कुछ बातें कहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका से ये लोग यहाँ पर आते हैं और भारत को अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय कभी भी वहां नहीं जा पाते हैं और ना ही उनके घर को अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आती हैं जहां पर भारतीय जो हैं एकदम साफ नदियों में नहाने के लिए उतर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं और साबुन लगे शरीर के साथ ही नदियों को उतरकर उन्हें मैला कुचैला कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन देश होगा जो भारतीयों को अपना मानेगा या उन्हें अपने घर को गंदा करने की इजाजत देगा? सभ्यता और संस्कृति के नाम पर हमने अपना देश तो मटियामेट कर ही दिया है, अब हम विदेशों में भी यही सोच लेकर जा रहे हैं और खासे बदनाम भी हो रहे हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारतीयों को वहां से खदेड़ा गया है, ये सब भी हमने देखा है। तो उसके पीछे वजह है कि अपनी घिनौनी मानसिकता से हम लोग बाहर नहीं आना चाहते। सभ्यता और संस्कृति का जामा या धर्म का जामा उसको हमेशा पहना कर रखना चाहते हैं। बेशक हम कितने भी लीचड़ तरीके से रहे, हम दूसरी जगहों पर भी जाकर यही फैलाना चाहते हैं। तो यहां तक तो हमने चर्चा पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और तीसरी कथा के 10वें और अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इसका 10वां भाग, तीसरी कथा का। भदंतु वह कथा है मैं आपको सुना रहा हूं जो गया सिंह ने दीन बंधु तिवारी को सुनाई थी, क्योंकि पप्पू चाय वाले की दुकान पर अकेले वही रह गए थे और उन्हीं के बोलने पर गया सिंह भड़क गए थे। प्राचीन काल में इसी वाराणसी में एक समय ब्रह्मदत्त का पुत्र कुमार काशी नरेश हुआ। उसे बचपन से एक आदत थी मांस भक्षण की। खाने के लिए चाहे जो पकवान दे दो, अगर उसमें मांस नहीं है तो सब व्यर्थ। उसका रसोइया नियम से प्रतिदिन उसके लिए मांस लाता, पकाता और खिलाया करता। एक दिन उससे असावधानी हो गई, कुमार के हिस्से का मांस उसी का पालतू कुत्ता खा गया। रसोइया परेशान, अब क्या करे, ना खिलाए तो मारा जाए। वे भागा भागा शमशान गया। उसने तुरंत का मरा हुआ मुर्दा देखा, चुपके से उसकी जांघ का मांस काट लाया, पकाया और परोस दिया। राजा यानी कुमार ने जैसे ही एक टुकड़ा जीभ पर रखा, दंग रह गया। इतना सुरस, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, क्यों नहीं खाया था अब तक ऐसा मांस? रसोइया तलब किया गया। कुमार ने दुनिया भर की पूछताछ की उससे, यही मांस पहले क्यों नहीं पकाते थे, कहां से लाए थे, किस जीव का था, सच सच बता, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। रसोइया ने सारी बात डरकर ज्यों की त्यों बता दी। कुमार बहुत खुश हुआ, बोला, आगे से मेरे लिए ऐसा ही मांस पकाया कर, जो मेरे लिए लाया करता था उसे स्वयं खाया कर। मुश्किल ये थी कि रोज रोज कहां से आए मनुष्य का मांस। कुमार ने कहा, मेरा कारागार बंदियों से भरा पड़ा है, एक बंदी एक दिन, यही अनुपात रख। धीरे धीरे कारागार खाली हो गया, एक भी बंदी नहीं बचा। मुश्किल फिर आन पड़ी। अब
कुमार ने सोच विचार कर फिर रास्ता निकाला। ऐसा कर कि चौराहे पर खड़ा हो जा। प्रतिदिन सुबह कर्षाणषणों से भरी हुई थैली यानी कि स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली सड़क पर फेंक और जो लोभ में थैली उठाए उसे चोर चोर कहकर पकड़ और ले आया कर। यह सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही महीने बीते थे कि पूरे जम्बू द्वीप में हाहाकार सुनाई पड़ने लगा। किसी का बेटा गायब, किसी की बहन गायब, किसी का पिता गायब, किसी की पत्नी गायब। ऐसा एक भी घर नहीं था जिससे कोई ना कोई गायब ना हो। त्राही त्राही करती हुई जनता ने गुहार लगाए सेनापति के यहाँ क्या है। दुर्ग से निकलकर उसने पूछा। जनता ने बिलखते हुए फरियाद की, इस राज्य में कहीं ना कोई नरभक्षी चोर है। स्वामी उसे पकड़े और हमारी रक्षा करें। सेनापति ने 7 दिन का समय लिया और चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर दौड़ा दिए। आखिर 7वें दिन पकड़ लिया गया चोर और वह भी रंगे हाथ। उसने 2 मकानों के बीच संकरी गली में एक युवती को मारा था और उसके मांसल हिस्सों को काट काट कर टोकरी में भर रहा था। पकड़ लिया गया, लाया गया सेनापति के सामने टोकरी समेत। सेनापति ने पूछा, कौन है तू? ऐसा क्यों करता है? किसके लिए और किसके कहने पर करता है? चोर ने अपनी विवशता बताते हुए कहा कि मैं महाराज का रसोइया हूं। तू राजा के सामने ये बातें बोलेगा? हाँ, बोलूंगा। उधर जब पिछली रात रसोइया नहीं आया तो भूख से बेहाल राजा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और जब सुबह जनसभा बुलाई गई तो उसे विश्वास हो गया कि अब यह बात खुल गई है, छिपाने से कोई लाभ नहीं। जनता की अदालत में रसोइये ने सारा किस्सा बयान किया तो राजा ने कहा, हाँ ये सच है, मनुष्य का मांस खाने वाला मैं ही हूं। राजन छोड़ दे ये आदत, सेनापति ने समझाया। राजा ने कहा, विवश हूं नहीं छोड़ सकता। जब बहुत समझाने बुझाने पर भी कुमार तैयार न हुए तो जनता ने अपना निर्णय सुनाया कि राजा को देश निकाला दिया जाए। ठीक है, मैं जा रहा हूं, कहते हुए सिंहासन छोड़ते हुए कुमार बोला, लेकिन मुझे अपनी जीवन रक्षा के लिए एक खड़ग, मांस पकाने का बर्तन और रसोइया दे दो। कुमार राज्य के बाहर जंगल में पहुंचा और एक वट वृक्ष के नीचे उसने डेरा जमाया। वह प्रतिदिन मनुष्य की टोह में तलवार लिए निकलता और जैसे ही किसी खाद्य विदिन ब्रैकेट दुबला पतला हड़ियल नहीं मोटा मांसल स्वस्थ मनुष्य को देखता प्रचंड स्वर में दहाड़ता हुआ दौड़ पड़ता, खबरदार रुक जा, मैं ही हूं मनुष्य भक्षी चोर। किसी को मूर्छित और धाराशायी कर देने के लिए उसकी दहाड़ ही काफी थी। वह उस आदमी को सिर के बल उल्टा पीठ पर लादता और रसोइयों को पकाने के लिए दे देता। हुआ यह कि उस जंगल के रास्ते मनुष्यों का आना जाना बंद हो गया। कौन जाए उधर जिधर आदमखोर चोर हो। एक दिन की बात है कि सुबह बीती, दोपहर बीती, शाम भी बीत गई। चोर तलवार लिए पेड़ पर बैठा इंतजार करता रह गया, कोई नहीं आया। भूख और क्रोध से पागल वह डेरे पर लौटा और रसोइये से बोला, चूल्हे का बर्तन चढ़ा। रसोइये ने उसे देखा और कहा, देव मांस कहाँ है? कुमार ने तलवार से उसके 2 टुकड़े किए और कहा, यह रहा मांस। फिर खुद पकाया, खाया और निश्चिंत हो गया। मुसीबत आई दूसरे दिन। कोई धनाढ्य ब्राह्मण 500 बैलगाड़ियों पर जजमानी का माल लादे व्यापार करने निकला और पहुंचा जंगल के मुहाने पर। उसे चोर का पता चला, लेकिन व्यापार करना है तो जंगल पार करना जरूरी है। उसने गांव वालों में हजारों कर्षापण बांटे और कहा, जंगल पार करा दो। लाठी डंडे समेत रक्षकों ने से घिरा उसका काफिला जंगल के रास्ते चला। पेड़ पर बैठा चोर हड़ियल मरियल ग्रामीणों को देख दुखी हुआ। ये उसके काम के न थे, खाने में भी कोई लज्जत नहीं कि इसी बीच उसकी नजर गई मालपुआ रबड़ी मलाई खाए ब्राह्मण पर। वह खिल उठा, मैं मनुष्य भक्षी चोर हूं कहकर ललकारते हुए जो पेड़ से कूदा तो सारे रक्षक मूर्छित जहां के तहां गिर पड़े। उसने ब्राह्मण की पीठ पर सर के बल लादा और चल पड़ा। रक्षक जब चेतना में आए तो उनके मन में विचार आया, हमने 1000 कर्षापण लिए हैं उनकी रक्षा के लिए। वह पकड़ में आए या नहीं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। और वे ललकारते हुए उसके पीछे दौड़े। चोर जिस जगह पर कंटीली बाण को फांदने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक बहादुर ग्रामीण रक्षक ने उसकी एड़ी पर वार किया। चोर लंगड़ाता हुआ कुछ दूर तक चला, लेकिन चोट ज्यादा थी और खून बहुत बह चुका था। उसने ब्राह्मण को फेंक कर अपने को हल्का किया और घने जंगल में अदृश्य हो गया। रक्षकों को ब्राह्मण से मतलब था।
जब वह मुक्त हो गया तो उन्होंने चोर का पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन एक बात ग्रामीणों को समझ में आ गई कि मनुष्य भक्षी राजा चाहे जितना भी भयानक और बलशाली हो, दुर्बध्य नहीं है, उसका वध संभव है। भगवंतों, गया सिंह ने दीनबंधु तिवारी को इसके आगे की कथा नहीं सुनाई। यहीं पर अपना समुद्धान देते हुए बताया कि ब्रह्मदत्त पुत्र मनुष्य भक्षी चोर कली काल में आकर 7 समुद्र पार अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ और ब्राह्मण व्यापारी के रक्षक 80 के गधे। रसोईया कौन हुआ? दीनबंधु ने पूछा। गया सिंह बोला, ये ब्रह्मानंद से पूछो, वही बताएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और साथ ही इसके तीसरी कथा का भी अंत होता है। अगले एपिसोड में हम चौथी कथा की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है कि अमेरिका को लेकर भाजपा सरकार का जो रवैया है उसके बारे में 80 का इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई एपिसोड मिस हो जाए या रेफरेंस की कोई वीडियो चेक करनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।